नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सोवियत संघ दूसरे विश्व युद्ध के बाद महाशक्तिशाली देश के रूप में उभरकर कैसे सामने आता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा सोवियत संघ की विशेषताएं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ एक महाशक्ति देश के रूप में उभरकर सामने आता है। इसके कई प्रमुख कारण हैं, जिसमें सबसे पहला कारण ये है कि सोवियत संघ एक महाशक्तिशाली देश के रूप में इसलिए उभरता है क्योंकि अमेरिका के बाद सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व के अन्य देशों की तुलना में सबसे अधिक मजबूत थी। यानी अमेरिका के बाद सोवियत संघ ही वो देश था जहाँ की अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा मजबूत थी। फिर सोवियत संघ की संचार प्रणाली भी बहुत ज़्यादा उन्नत थी। यहाँ पर जो बातचीत करने का संचार प्रणाली मतलब एक दूसरे को संदेश देना, किसी भी माध्यम से एक दूसरे को संदेश देना, संचार प्रणाली। तो इस समय भी सोवियत संघ की संचार प्रणाली काफ़ी उन्नत थी। यहाँ ऊर्जा के विशाल भंडार थे, ऊर्जा संसाधन थे। इसमें खास करके खनिज तेल है, लोहा है, इस्पात है और मशीनरी उत्पाद यहाँ पर बहुत मात्रा में होते थे। तो जाहिर सी बात है कि यदि ये सब सोवियत संघ में होगी तो यहाँ की आर्थिक व्यवस्था तरक्की ही करेगी, उन्नति ही करेगी। और इसी कारण से अमेरिका के बाद सोवियत संघ एक आर्थिक मजबूत देश के रूप में उभरकर सामने आता है और अमेरिका को टक्कर देता है। फिर दूसरा है, सोवियत संघ में आवागमन के साधन भी उपलब्ध थे। दूर दराज के क्षेत्रों में भी सोवियत संघ की पहुँच थी और विशाल प्रणाली के कारण ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता बाजार भी काफ़ी सुदृढ़ था। यहाँ पर सोवियत संघ के लोगों की हर ज़रूरतों की वस्तु बनाई जाती थी। पिन से लेकर कार तक ये सोवियत संघ में ही उपलब्ध हो जाता था। इसके लिए इनको किसी दूसरे देशों की पर आश्रित रहना नहीं पड़ता था। तो उपभोक्ता बाजार सुदृढ़ था, इसलिए क्या है, आर्थिक व्यवस्था भी सुदृढ़ था और इस कारण सोवियत संघ एक महाशक्तिशाली देश के रूप में उभरकर सामने आता है। फिर तीसरा है, सोवियत संघ की सरकार के द्वारा जो काम किया जा रहा था ये भी बहुत अच्छा था। ये अपने देश के नागरिकों के लिए जो भी ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, उसको न्यूनतम दर पर अपने देश के नागरिकों को पहुंचा रहा था, जिसके कारण क्या है, वहाँ का नागरिक खुशहाल था। हर चीज़ उनको सस्ते दर पर रियायती दर पर मिल जाती थी। शिक्षा, स्वास्थ्य बेहतर था। फिर जो भी इनकी ज़रूरतों की चीज़ें हैं, इनको सरकार किफ़ायती दरों पर उन तक पहुंचा देती थी। फिर सोवियत संघ की इसमें मिल्कियत पर, यानी जो देश की मिल्कियत है, धन संपत्ति है, इस पर राज्य का ही स्वामित्व था। इसमें भूमि और अन्य उत्पादक के जितने भी साधन हैं, भूमि मतलब खेती किसानी है, उत्पादक के अन्य साधन, छोटी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, सभी पर राज्य का ही नियंत्रण था और राज्य के हिसाब से ही ये भूमि, फैक्ट्री ये सब संचालित होते थे। फिर यहाँ पर बेरोजगारी नहीं थी, क्योंकि उपभोक्ता बाजार सुदृढ़ था तो हर व्यक्ति के लिए काम था, कोई बेरोजगार नहीं था तो हर कोई अपने आप में आर्थिक दृष्टिकोण से सुदृढ़ था, सक्षम था। फिर हथियारों की दौड़ में सोवियत संघ ने अमेरिका को टक्कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, द्वितीय विश्व युद्ध में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि अमेरिका के पास ही परमाणु हथियार था, जिसका उपयोग उसने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर किया था। इसके बाद सोवियत संघ भी परमाणु हथियारों की दौड़ में शामिल हो जाता है और 1949 में सोवियत संघ परमाणु परीक्षण करके अमेरिका को टक्कर देने लगता है और एक महाशक्ति देश के रूप में उभरकर सामने आता है। फिर अंतरिक्ष में भी अब सोवियत संघ का दबदबा हमको दिखाई देता है। अभी तक अंतरिक्ष में केवल अमेरिका के यात्री ही पहुंचे थे, अब सोवियत संघ के यात्री भी यूरी गागरिन ये अंतरिक्ष पर कदम रखकर अंतरिक्ष में भी अपनी उपस्थिति दर्शा देते हैं। तो इन सब कारणों से सोवियत संघ एक महाशक्ति देश के रूप में उभरकर सामने आता है। फिर सोवियत प्रणाली की खामियां। सोवियत संघ को उसके नेताओं ने तो महाशक्ति बना दिया, लेकिन इस प्रणाली की कुछ खामियां भी हमको दिखाई देती है, जिसमें सबसे पहला खामी यह है कि इस प्रणाली में जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं होता है। शासन पर केवल साम्यवादी दल के नेताओं का ही नियंत्रण था और जो इन्होंने अपने लिए नौकरशाही यानी जो कर्मचारी नियुक्त कर रखे थे उनका ही बोलबाला था। ये सबसे बड़ी कमी थी
कि यहाँ पर साम्यवादी दल की ही चलती थी, नौकरशाह लोगों की ही चलती थी। जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व यहाँ पर दिखाई हमको नहीं देता है। फिर दूसरा है लोगों को शासन की कमियों और गलतियों पर प्रकाश डालने का कोई अधिकार नहीं था। यदि कोई ऐसा करता तो उसको कठोर से कठोर दंड मिल सकता था। वो सरकार की आलोचना कर ही नहीं सकते थे। इसीलिए क्या है, वहाँ के लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कार्टून या चित्र का सहारा ही लेते थे, या चुटकुला। इन सब सहारों से भी सरकार की गलत नीति का विरोध करते हैं। फिर आम आदमी का जीवन जीना बहुत कठिन था। भले ही दुनिया भर की योजना बनी थी, लेकिन ये योजना आम आदमी तक नहीं पहुंच पाती थी। यहाँ पर केवल कम्युनिस्ट नेता और उसके जो सहयोगी थे, कर्मचारी हैं, यही अच्छे स्तर का जीवन जी रहे थे। बाकी लोगों का जीवन जीना बहुत कठिन था। फिर साम्यवादी दल का कोई भी प्रतिनिधि या संस्था ये जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं था। तो उत्तरदायी के अभाव में ये लोग अपनी शक्ति का मनमाना उपयोग करते थे, और यदि कोई इनका विरोध करते थे, असहमति व्यक्त करते थे, तो दमन और बलपूर्वक इनको दबा दिया जाता था। जबकि हम देखते हैं कि लोकतंत्र में जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, सरकार है, ये जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि जनता ने इनको चुन करके संसद में भेजा है। लेकिन साम्यवादी शासन में कोई भी ये संस्था या कर्मचारी जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। ये सबसे बड़ी कमी थी। फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यहाँ पर नहीं थी। यहाँ के लोग अपनी विचार अभिव्यक्त नहीं कर पाते थे, इसलिए लोग क्या थे, कुंठित थे। इनके मन में कुंठा की भावना जो है धरकर रह गई, और शासन के विरुद्ध अंदर ही अंदर ये आक्रोशित होने लगे। फिर शासन की सारी शक्ति रूस में केंद्रित थी। 15 गणराज्यों में रूस भी एक गणराज्य था, और पूरी शासन व्यवस्था यहीं से संचालित होता था। तो जो बाकी 14 गणराज्य बचे थे, उनके मन में ये एक तरह से असंतोष की भावना थी, कुंठा की भावना थी, अपने आप को दमित महसूस करते थे। ये भी एक सोवियत संघ की बहुत बड़ी खामी थी। और वहाँ रूस को छोड़कर बाकी जो और गणराज्य है, वहाँ की जनता अपने आप को उपेक्षित महसूस करती थी। फिर हथियारों की दौड़ में भी भले ही सोवियत संघ ने अमेरिका को टक्कर दे दी, परमाणु हथियार बना दिया, लेकिन अन्य मामलों में वो सोवियत संघ से अमेरिका से पिछड़ गया। जैसे प्रौद्योगिकी है, परिवहन ऊर्जा है, ये सब मामलों में वो अमेरिका से पिछड़ गया, और अमेरिका सहित अन्य कई पश्चिमी देशों से भी वो पिछड़ते चला गया। फिर सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को कभी पूरा नहीं कर पाया। उसके नागरिक राजनीतिक रूप से अलग सोच रखते थे, और आर्थिक रूप से भी, दोनों रूप में ही यहाँ अपने नागरिकों की आकांक्षाओं को सोवियत संघ पूरा नहीं कर पाया। और अंतिम है, सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया, और इसी हस्तक्षेप के बाद सोवियत संघ की आर्थिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते चली गई। इसमें सोवियत संघ में भले ही लोगों का पारिश्रमिक बढ़ा, लेकिन उपभोक्ता, उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के मामले में वो पश्चिमी देशों से पिछड़ गया। मतलब यहाँ के लोगों का पारिश्रमिक बढ़ा, लेकिन ये पश्चिमी देशों से पिछड़ते चला गया। किस मामले में? उत्पादन करने के मामले में और प्रौद्योगिकी के मामले में। इससे क्या है, सोवियत संघ में उपभोक्ता वस्तु की कमी हो गई। जो सोवियत संघ पहले अपनी उपभोक्ता वस्तु दूसरे देशों को निर्यात करता था, अब उपभोक्ता वस्तु की कमी होने के कारण उसी वस्तु को अब उसको दूसरे देशों से आयात करना पड़ा। तो इसकी आर्थिक व्यवस्था क्या हो गई? लड़खड़ा गई। जब दूसरे देश से सामान मंगाएगा, फोकट में नहीं मंगाएगा, उसको उसके लिए धन देना पड़ेगा। इसके कारण इसकी आर्थिक व्यवस्था लड़खड़ा गई, और 1970 के आते आते ये आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से सोवियत संघ की ठहर गई, और इसी वजह से बाद में फिर सोवियत संघ का पतन होता है। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सोवियत संघ का पतन किस कारण से होता है। तब तक के लिए नमस्कार।